हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू iSpeaks फोरम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहिए या म्यूचुअल फंड्स में। जैसे कि मार्केट में करेक्शन आ चुका है तो हर किसी को पता है कि मार्केट करेक्शन में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी यूट्यूब वीडियोस देख ली होगी ऑलरेडी आपने। टीवी पे भी काफ़ी आ रहा है कि ये सही समय है इन्वेस्टमेंट करने का इक्विटी में। इवन मैंने भी बोला हुआ है काफ़ी बार वीडियोस में। लेकिन अब सवाल ये है कि आपको स्टॉक मार्केट में के थ्रू निवेश करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में। तो ये एक सवाल है जिसका इस वीडियो में मैं आपको जवाब देने वाला हूँ, कुछ एनालिसिस के बेसिस पर, रिसर्च के बेसिस पर। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं अगर आपको बोलूं कि निफ्टी 50 बेसिकली पहले बता देता हूं कि होता क्या है कि निफ्टी 50 इज अ बैरोमीटर ऑफ द मार्केट, इट इज द पल्स ऑफ द मार्केट। शुरू की जो टॉप 50 कंपनीज होती है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है, वो निफ्टी 50 में शामिल होती है। दे आर द स्टेबल कंपनीज, दे आर द गुड नेम्स, दे हैव अ मार्केट पेनिट्रेशन इन द मार्केट। और सबसे ज्यादा जल्दी जो मार्केट में रिकवरी लेते हैं वो निफ्टी 50 की कंपनीज होती है, बिकॉज दे आर द स्टेबल कंपनीज। उनकी अर्निंग ग्रोथ अच्छी है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। वी बिलीव कि ये कंपनीज लॉन्गर टर्म में हमें स्टेबल रिटर्न्स देंगी, लेकिन गिरेंगी ज्यादा नहीं। अगर मैं अभी आपको बोलूं कि जो निफ्टी 50 में जो कंपनीज है उनमें से 10 साल के बाद मोर देन 50%, मतलब उनमें से 25 कंपनी आपके निफ्टी 50 में या तो शामिल नहीं रहने वाली या बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। ऑब्वियसली आप शॉक्ड होंगे अब ये बात सुन के, आप बोलोगे इट्स नॉट पॉसिबल। तो दोस्तों, ऐसा हुआ है। ये सवाल मेरे मन में भी था कि इक्विटी में अगर निवेश करना है तो मुझे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहिए या म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करना चाहिए स्टॉक मार्केट में। तो मैंने आई डिड सम रिसर्च, और वो रिसर्च के बेसिस पे मैं कुछ फैक्ट्स आप लोगों के सामने रख रहा हूं। दोस्तों, 2009 में जो 50 कंपनीज थी उनमें से 22 कंपनीज, मोर देन 22 कंपनीज जो निफ्टी 50 में शामिल थी 2009 में, वो अब 2019 के बाद से है ही नहीं, या उनमें से कुछ कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई है। मैं आपको डेटा बताता हूं, मैं आपको प्रेजेंट करता हूं कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। मैं कुछ आपके सामने नाम लेता हूं। निफ्टी 50 में जो 2009 में जो कंपनियां शामिल थी वो या तो अभी निफ्टी 50 में है नहीं या बैंकक्रप्ट हो गई है। अगर नाम लूं कि जो 2009 में शामिल थी निफ्टी 50 में, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा पावर, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, रिलायंस कम्युनिकेशन, ये सब निफ्टी 50 में शामिल थी 2009 में। और निफ्टी 50 इज अ बैरोमीटर ऑफ द मार्केट। इट इज ऑब्जर्व्ड, जो भी शुरू की टॉप 50 कंपनीज होगी दे आर द मार्केट स्टेबल। उन पे कभी भी रिस्क नहीं माना जाता, बिकॉज उनका मार्केट में गुडविल होता है, मार्केट में पेनिट्रेशन अच्छा है, दे आर अर्निंग अ गुड नंबर्स, दे आर अर्निंग अ गुड रेवेन्यू, गुड प्रॉफिट। बट फिर भी उनमें से 22 कंपनियां आज की डेट में शामिल नहीं है। मैं जैसे नाम ले रहा था आपके सामने, रिलायंस कम्युनिकेशन हुआ, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, डीएलएफ हुआ, यूनिटेक हुआ, आइडिया सेलुलर हुआ, केन इंडिया, रिलायंस कैपिटल हुई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, और भी काफी सारे नाम है, एसीसी, अंबुजा सीमेंट, सीमेंस, एबीबी लिमिटेड, रिलायंस पावर हुआ, सुजलोन एनर्जी जो शुरू की टॉप 50 कंपनी में थी। पोस्ट करेक्शन जो 2008 का पोस्ट करेक्शन हुआ था, उसके बाद 2009 में, अगस्त का डेटा बता रहा हूं, अगस्त में 2009 में ये सारी कंपनीज निफ्टी में शामिल थी, टॉप 50 कंपनीज में शामिल थी। रेनबैक्सी हुआ, टाटा कम्युनिकेशन हुआ, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड हुआ। अगर हम बात करें 2009 में रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में, तो आपने कभी सोचा था कि 10 साल के बाद रिलायंस कम्युनिकेशन आपकी बैंकक्रप्ट हो जाएगी? कभी सोचा था हमने? कभी हमने सोचा था कि सुजलोन जैसी कंपनी जिसका मार्केट में पेनिट्रेशन है, मार्केट में मोनोपोली चलती है, वो आज से 10 साल के बाद इट कुड बी अ वेल्थ डिस्ट्रक्टर फॉर द इन्वेस्टर्स? कभी हमने सोचा था कि आज से 6 साल पहले जो यस बैंक, जो एचडीएफसी की टक्कर का माना जाता था, जिसको माना जाता था कि एचडीएफसी को टक्कर देगा, आज वहां पे वो 27 रुपए में ट्रेड हो रहा है। वहां उस समय वो 600 रुपए से 27 रुपए की वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है। कभी हमने सोचा था कि पीएनबी, जो कि एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है इवन, दे वुड फेस द करप्शन, बिकॉज नीरव मोदी के टाइम पे जो करप्शन हुआ, कभी इस तरीके की सिचुएशन फेस करेगा?
और ये सारी कंपनियां निफ्टी 50 में शामिल नहीं है, बिकॉज उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सब चीजें डाउन है। अब सिर्फ ये टॉप 50 कंपनीज की बात नहीं है, मैंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको निफ्टी 50 का नाम ले दिया, निफ्टी नेक्स्ट 50 की भी बात करें, निफ्टी नेक्स्ट 50 आपकी वो कंपनी है जो 51 से लेके 100 की रेंज में लाइक करती है। अब ये जो कंपनीज डिसाइडेड होती है ना, ये सारी कंपनीज एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन डिसाइड होती है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे बता रहा हूं, यानी इन कंपनीज का स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इसलिए ये शुरू की टॉप 50 और शुरू की टॉप 100 कंपनीज में थी। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात कर लेते हैं। जयप्रकाश एसोसिएट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, सेसा गोवा, जेएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेस, बैंक ऑफ इंडिया, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, और मैं और कुछ नाम ले देता हूं, एम्फेसिस हो गया आपका, आयता विलर नोबा हो गया, मुंद्रा पोर्ट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, कैनरा बैंक, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगर मैं बोलूं जो निफ्टी नेक्स्ट 50 जो कंपनीज है उनमें से 36 कंपनीज वाइप्ड आउट हो चुकी है या बैंकक्रप्ट हो चुकी है, जो 2009 में शामिल थी, आज उन वो 36 कंपनियां तो हट चुकी हैं, उनमें से कुछ बैंकक्रप्ट हो चुकी है, और वो कंपनियों के मैं नाम आपको लोगों को बता रहा हूं। ये टाटा टेली सर्विसेज भी है आपका, मोजर बेयर है, अपोलो टायर्स है, विजया बैंक है, रेमंड्स है, वो खाट्स है। सिर्फ 14 कंपनी, यानी जो निफ्टी नेक्स्ट 50 में से सिर्फ 14 कंपनी ऐसी थी जो सरवाइव करी 2020 तक, जो आज भी निफ्टी 100 में आती है। बाकी 36 कंपनीज या तो वाइप्ड आउट हो गई या बैंकक्रप्ट हो गई। शुरू की टॉप 100 कंपनीज में से मोर देन 50%, इट इज मोर देन 50% कंपनी या तो वाइप्ड आउट हो चुकी है, उनमें से थोड़ी कंपनी बैंकक्रप्ट हुई है। अब मेरा पॉइंट क्या है यहां पे, देखो दोस्तों, मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, तो देखो स्टॉक मार्केट आपके और मेरे कहने पे नहीं चलता, और ऐसे भी काफी कंपनी है जो कि आपको अभी हो सकता है फेवरेट लगती हो, इट वुड बी लुक कि यार इससे अच्छा तो स्टॉक हो ही नहीं सकता, लेकिन इट कुड बी अ वेल्थ डिस्ट्रक्टर फॉर योर पोर्टफोलियो। आइडिया सेलुलर का एग्जांपल ले लीजिए, जेट एयरवेज का एग्जांपल ले लीजिए, यस बैंक का एग्जांपल आपके सामने जीता जागता एग्जांपल है। इसके अलावा भी आपके सामने आइडिया सेलुलर, वोडाफोन जैसी कंपनी के बारे में सोच लीजिए कि वो आइडिया सेलुलर जो कि आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी का के साथ जुड़ा हुआ है, वो कभी आज उसकी सिचुएशन ये है कि वो बैंकक्रप्ट है, कभी आप लोगों ने सोचा था इसके बारे में? देखो स्टॉक मार्केट है ना, इज अ वेरी डायनेमिक थिंग, वो आपके और मेरे कहने पे चलता नहीं है, और इसीलिए ऐसा रिटेल इन्वेस्टर हमको ये चीज सोचनी पड़ेगी, अपनी रिस्क एपेटाइट के बेसिस पे हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे। देखो होता क्या है कि यार हम सब लोग है ना स्टॉक मार्केट में मल्टी बैगर्स ढूंढते हैं, लेकिन कोई मल्टी लूजर्स के बारे में बात ही नहीं करता है कि कितने स्टॉक्स फेल हुए। हमेशा हर कोई आपको ये बताएगा कि यार ये मल्टी बैगर स्टॉक है, आज से 10 साल के बाद ये पैसा कमा के देगा, लेकिन कितने मल्टी लूजर्स हुए हैं वो आपको कोई बताएगा ही नहीं। अब सवाल ये आता है, देखो मैं यहां ये नहीं बोल रहा हूं कि स्टॉक में इक्विटी मार्केट में निवेश नहीं करना, रिस्क लेना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। लॉन्गर टर्म में हमेशा इक्विटी अच्छा रिटर्न देती है, ये बात मैंने भी प्रूव करी और काफी लोगों ने भी प्रूव करी, और ये बात सच है। लेकिन निवेश कैसे करना है, तो यहां पर सवाल आता है, यहां पे इस सवाल का जो जवाब आता है वो आता है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड क्यों? तो देखो म्यूचुअल फंड इसलिए कि म्यूचुअल फंड में आप किसी एक स्टॉक को नहीं चुन रहे हो, वहां आप अपना पैसा जो दे रहे हो एक जिम्मेदार इंसान को दे रहे हो, ही हैज एन एक्सपर्टीज, उसको पता है क्या करना है, कब मार्केट में एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है, किस कंपनी का फंडामेंटल क्या है, किस कंपनी के टेक्निकल्स क्या है, रिसर्च क्या है, एक पूरी रिसर्च टीम बैठी है, और उस चीज के लिए वो ऐसे ही नहीं कर रहा है, फ्री में नहीं कर रहा है, वो पगार ले रहा है, आपसे और मेरे से पगार ले रहा है, अपनी सैलरी ले रहा है। कैसे? फंड मैनेजमेंट फी, हर साल जो वो पैसा कमाएगा उस पर फंड मैनेजमेंट फी उसको मिलेगी। रेगुलर प्लान से तो 1-1.5%, डायरेक्ट प्लान है तो 0.5%। हमारी ड्यूटी है कि हम डायरेक्ट प्लान में लीजिए, कम से कम फी पे करे और बेनिफिट पूरा ले। अब म्यूचुअल फंड में रिस्क ऐसा नहीं कि रिस्क नहीं है, लेकिन यार देखो अगर आपकी 50 कंपनी में पैसा लग रहा है, उसमें से 3-4 कंपनी अगर आपकी चली भी गई, बैंकक्रप्ट भी हो गई या लॉस हो गया, तो शुरू की जो बाकी जो 40 कंपनियां वो कंपनसेट कर देगी आपको। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा रिटेल इन्वेस्टर हम लोगों के लिए हर कंपनी को ट्रैक करना पॉसिबल नहीं है। अब जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, उनके पास बार्गेन पावर होती है। देखो बार्गेन पावर समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आज आप और या मैं रिटेल मार्केट में जाते हैं, दुकान पे जाते हैं फ्रूट्स लेने,
तो आप रिटेल मार्केट पे जो भी आपको प्राइस बताएगा वो आप रिटेल रेट बताएगा। लेकिन अगर आप होलसेलर पे जाओगे तो होलसेलर पे कम प्राइस बताएगा, क्योंकि आप बल्क क्वांटिटी में खरीदते हो। तो म्यूचुअल फंड भी तो यही है ना, म्यूचुअल फंड भी आपका बल्क क्वांटिटी में चीजें खरीदता है। अब होता क्या है कि जब वो बल्क क्वांटिटी में स्टॉक्स के प्राइस को खरीदता है तो उसकी वजह से, यानी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बल्क क्वांटिटी में स्टॉक्स को खरीदते हैं तो उस स्टॉक का प्राइस शॉर्ट अप हो जाता है, और फिर हम और आप जैसे लोग ऐसा रिटेल इन्वेस्टर उसमें पैसा लगाते हैं। वहां इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उस चीज का फायदा उठा चुका होता है ऑलरेडी, लेकिन आप और मैं हम सोचते हैं यार इस स्टॉक का प्राइस बढ़ गया है तो अब इसमें निवेश कर देना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। लेकिन उसका ऑलरेडी फायदा कोई उठा चुका है। तो जो ऑलरेडी फायदा उठा चुका है, जिसको पता है कि कब एंट्री करनी है कब एग्जिट करनी है, आप उसके साथ जुड़िए। और ऐसा नहीं है, देखो मुझे मालूम है कि इस वीडियो पे कुछ लोग आर्ग्यू भी करेंगे, कुछ लोग मेरे अगेंस्ट भी होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि स्टॉक मार्केट में आप पैसा नहीं कमा सकते, स्टॉक मार्केट बुरी चीज है, ऐसा नहीं है। लेकिन देखो आपके पास टाइम है, अगर आपके पास टाइम है, लॉन्ग टर्म आप कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो उतने पैसे पे, तो लीजिए स्टॉक मार्केट पे पैसा लगाइए। लेकिन कोई भी देखो पर्टिकुलर फाइनेंशियल गोल आप अलाइन मत कीजिए स्टॉक्स के साथ में, क्योंकि अच्छी अच्छी कंपनीज को हमने बैंकक्रप्ट होते हुए देखा है। हमको मालूम था क्या, यस बैंक आज से 6-7 साल पहले 600-700 की वैल्यू पर ट्रेड हो रहा था। आज हमें मालूम था इस कोरोना वायरस के बाद, कोरोना वायरस से पहले इवन ऐसे सिचुएशन आ जाएगी, पूरा सिनेरियो आप लोगों के सामने है। हम ये नाम नहीं दे सकते कि कोरोना वायरस की वजह से हुआ है, मैनेजमेंट की वजह से हुआ है, लेकिन आज 27 रुपए की वैल्यू पर ट्रेड हो रहा है। अब 27 से 600 रुपए जाने में इट्स इम्पॉसिबल, कई हजार गुना होना पड़ेगा उसको, दैट्स नॉट पॉसिबल एक्चुअली। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों यही है कि देखो अगर आपका गोल, जितने भी गोल्स के लिए आप पैसा जोड़ रहे हो, आपके लॉन्ग टर्म गोल है। अब मान लीजिए 10 साल पहले आपने पैसा लगाया हो, रिलायंस कम्युनिकेशन कंपनी से आपने कभी उम्मीद करी थी, लेकिन तब अगर आपने सोचा कि चलो मैं रिलायंस कम्युनिकेशन का स्टॉक ले लेता हूं, डीएलएफ का ले लेता हूं, यूनिटेक का ले लेता हूं, जयप्रकाश एसोसिएट्स का ले लेता हूं, तब उनके बारे में किसी ने सोचा ना, डीएलएफ का ले लेता हूं। लेकिन अगर आपने तब सोचा कि यार ये पैसा मैं अपने रिटायरमेंट के लिए जोड़ रहा हूं, तो आज आपका रिटायरमेंट का गोल फेल हो जाता, जितना पैसा लगाया वो तो वापस मिलता ही नहीं आपको। तो इसलिए म्यूचुअल फंड के साथ जाना ज्यादा बेटर होगा अगर लॉन्ग टर्म अप्रोच है आपकी। लेकिन अगर आपका फाइनेंशियल गोल अलाइन करना है आपको, शॉर्ट टर्म गोल है तो आपके पास ऑप्शन है डेट फंड्स के, वहां आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, आपको रिस्क नहीं है, इतना रिस्क नहीं है, रिस्क है लेकिन इतना रिस्क नहीं है जितना आप सिंगल स्टॉक्स में उठाते हो। अब देखो हर कंपनी का तो स्टॉक आप खरीदोगे नहीं म्यूचुअल फंड्स स्टॉक्स में कि भैया निफ्टी में जितनी भी 50 कंपनी है सबका स्टॉक ले लीजिए, फिर सबका ट्रेड करूं, सबको ट्रैक करूं, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इस सवाल का जवाब दोस्तों ये आई थिंक समझ में आ गया होगा कि देखो अगर आपके पास कुछ पैसा है जिस पर आप पूरा कंप्लीट रिस्क ले सकते हो, चाहे शॉर्ट टर्म में चाहे लॉन्ग टर्म में, तो स्टॉक मार्केट में लगाइए। हो सकता है लेकिन वहां पे भी आप किसी एक्सपर्ट के साथ जुड़ के सोच समझ के तब पैसा लगाइए अगर नॉलेज है। अदरवाइज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, आपके पीछे एक बैकअप बैठा है, उसको ही हैज एन एक्सपर्टीज, उसको पता है, उसकी रिसर्च टीम है, उसको पता है उसको क्या करना है, उसका काम क्या है, उसके लिए वो पगार ले रहा है, वो लोग पगार ले रहे हैं हमसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट। आई थिंक आपको इस वीडियो के माध्यम से मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक कीजिए। अगर आपके भी मन में कोई सवाल है दोस्तों नीचे कमेंट कीजिए, मैं इसी तरीके से डेटा एनालिसिस के बेसिस पे आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। ये सवाल मेरे को काफी जगह पूछा गया है, फोरम पर, कोरा पे, मेल्स पे, इसलिए इसका वीडियो का आंसर मैंने आज इस तरीके से देने की कोशिश करी है आपको समझाने की। अगर ये सवाल आंसर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। इस वीडियो पे मैंने 500 लाइक्स का टारगेट रखा है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ या आपके कुछ नए सवाल के साथ में। अगर आपका भी सवाल है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इसी तरीके से पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी जानकारी आपको अपने चैनल के माध्यम से हमेशा देता रहता हूं। तो दोस्तों फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।